नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि जब हम किसी ट्रायंगल के तीनों कोनों से, मतलब शीर्ष से, कह रहा है तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मीडियन खींचते हैं, मतलब माध्यिका खींचते हैं, तो ये माध्यिकाएं जो है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर टुकड़ों में बांट देती है, 6 बराबर हिस्सों में बांट देती है। कह रहा है कि जब हम किसी ट्रायंगल के तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचते हैं, तो वो जो तीनों माध्यिका है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक ट्रायंगल है, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। दोस्तों ये जो त्रिभुज है, दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष जो है सी है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं शीर्ष ए से एक माध्यिका खींचता हूँ सामने वाली भुजा पर, तो माध्यिका जो हो, दोस्तों अगर मैं सामने वाली भुजा पर शीर्ष ए से एक माध्यिका खींचता हूँ, तो कुछ कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा माध्यिका को। किसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूँ, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा कोण। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूँ, तो कुछ इस प्रकार आकृति दिखेगा कोण। हाँ, तो दोस्तों ये जो तीनों माध्यिका, दोस्तों मैंने ए शीर्ष से माध्यिका खींचा है, और बी शीर्ष से माध्यिका खींचा, और ए शीर्ष से माध्यिका खींचा है। अगर दोस्तों मैं इस त्रिभुज एबीसी के मैं तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचता हूँ, तो ये जो त्रिभुज क्षेत्रफल है पूरे 6 बराबर भागों में बट जाएगा। पूरे 6 बराबर भागों में बट जाएगा। पूरे 6 बराबर भागों में बट जाएगा। अगर तो पूरे 6 बराबर भागों में बट जाएगा, तो प्रत्येक प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना इस भाग का क्षेत्रफल होगा, उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, ठीक है। यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचते हैं, तो वो तीनों माध्यिकाएं जो है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देंगी, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। लेकिन ये बात कहां कैसे आ रही है निकल कर, ये बात कहां से निकल कर आई, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं पूरे क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। यही बात हमें प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों सबसे पहले प्रूव करने के लिए मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है को नहीं। दोस्तों मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका खींचा, तो ए शीर्ष से मैंने एक माध्यिका खींचा सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचा। इसी प्रकार तो मैंने बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचा कहोगे? हाँ। इसी प्रकार मैं सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींच लिया। इसी प्रकार तो मैंने सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींच लिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं जो है इस बिंदु पर मिल रही हैं। और आपको चित्र में बताया कि जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं मिलती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्र। मतलब देखा जाए तो ये बिंदु जो है जहां पर मिल रही है, उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, और जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से हमने सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींची होगा। हाँ, तो ये क्या होगा, ये वास्तव में इस भुजा का मिड पॉइंट होगा। हाँ ना। दोस्तों इस त्रिभुज, दोस्तों अगर मैं केवल इस त्रिभुज, दोस्तों अगर मैं इस माध्यिका की बात करता हूँ, तो इस माध्यिका की खींचने पर, इस माध्यिका की बात करता हूँ, तो ये माध्यिका जो होगा इस भुजा के मध्य बिंदु से मिला होगा कहोगे? हाँ। मतलब देखा है तो इस भुजा का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। दोस्तों अब इस त्रिभुज में आ रही है, ए बी जी त्रिभुज में देख रहे हैं कहोगे? हाँ। तो ए बी जी त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि जी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है, और वो रेखा इस भुजा के मध्य बिंदु से मिल रही है कहोगे? हाँ। अगर और आपको चित्र में बताया कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है।
अगर तो इस जी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा मिलाया गया तो ये रेखा कुछ और नहीं मीडियन है। और आपको चित्र में पता है कि मीडियन जो होती है एक ऐसी रेखा होती है जो पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। हो गया। तो इस मीडियन ने इस पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटा होगा। हो गया। मतलब होगा, मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर एक यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक ही यूनिट होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। इसका मतलब यही है कि अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों इस मीडियन ने पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटा होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट था तो इस मीडियन ने एक एक यूनिट के क्षेत्रफल में बांटा है दोनों को। हाँ, मतलब अगर इसका अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट हो गया होगा और इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट हो गया होगा इस मीडियन के खींचने पर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि ये क्या है? कवच केंद्रक है। और आपको चित्र ये पता है कि जो केंद्रक होता है वो मीडियन को माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। किसी भी माध्यिका को तो आपको चित्र ये पता है कि केंद्रक जो होता है एक ऐसा बिंदु होता है जो माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। मतलब हो गया, मतलब अगर इस माध्यिका तो देखिए ये जो माध्यिका खींची गई है ए शीर्ष से उस माध्यिका को ये जो केंद्रक है 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब अगर यहां से यहां तक की भाग की लंबाई 2 यूनिट है तो यहां से यहां तक की भाग की लंबाई 1 यूनिट है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर नोटिस करिए। दोस्तों आप एक बात यहाँ पर नोटिस करिए। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं ए बी, इसका नाम दे दो कहोगे? हाँ। ये जो हमने माध्यिका खींची है इसका नाम एडी है, यहाँ से जो हमने खींची है इसका नाम बीई है और यहाँ से जो खींची है सी एफ है। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं ए बी डी त्रिभुज में कहोगे? हाँ, ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी डी त्रिभुज में अगर मैं इस रेखा को छोड़ दूं, अगर मैं इस रेखा को भूल जाऊं तो ये जो हमारी माध्यिका खींची गई है इसे मैं भूल जाऊं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी डी त्रिभुज में 2 त्रिभुज बने हैं। एक है हमारा ए बी जी और एक हमारा है जी बी डी। और दोनों त्रिभुज जो है एक ही माध्यिका एक ही आधार पर स्थित और दोनों एक ही शीर्ष से साझा करते हुए। हाँ। तो आप ए बी डी त्रिभुज में इस रेखा को भूल जाइए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 त्रिभुज है और दोनों जो है एक ही रेखा पर एक ही आधार पर स्थित है, एक ही शीर्ष से साझा करते हुए। हो गया। और आपको चित्र पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं, एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज का आधार 2 यूनिट है और इस त्रिभुज का आधार 2 यूनिट है और इस त्रिभुज का आधार 1 यूनिट है। तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 2:1 होगा। हाँ, 2:1 होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है। हाँ। तो हमारे अनुसार देखा जाए तो अगर मैं आधार के अनुसार देखता हूं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। लेकिन अभी को हमने माना कितना है? कहोगे देखिए हमारे अनुसार तो 2 यूनिट है लेकिन यहाँ पर कितना है? कहोगे 2 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट बराबर है 2 के। हाँ, ठीक है। तो हमारे अनुसार इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे 1 के है। हाँ, 1 यूनिट है। तो अगर 2 यूनिट बराबर है 2 के तो 1 यूनिट बराबर कितने का? 1 के। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 ही यूनिट है। हाँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 ही यूनिट है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं इस आधार के अनुसार देखता हूँ इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के आधार के अनुसार देखता हूँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट हो गया। हाँ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 2 यूनिट है। मतलब 2 यूनिट बराबर है 2 यूनिट बराबर है 2 के। कहोगे हाँ, तो 1 यूनिट बराबर है 1 के। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। कहोगे हाँ। अगर मुझे वास्तव में बताना है तो 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, 2 यूनिट बराबर है 2 के तो 1 बराबर है 1 के। 1 बराबर है 1 के। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1 यूनिट है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही। कहोगे हाँ। अब दोस्तों एक बात और देखिए, आप जी बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ए शीर्ष से माध्यिका खींची गई थी। कहोगे हाँ। और ये माध्यिका बीसी के मध्य बिंदु को छू रहा टच कर रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ये मध्य बिंदु है। हाँ, अब दोस्तों आ जाइए जी बी सी त्रिभुज में। तो जी बी सी त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि जी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है और वो रेखा बीसी के मध्य बिंदु को दोस्तों आप देख रहे हैं कि जी बी सी त्रिभुज में जी शीर्ष और डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। तो ये जो रेखा है ये कुछ और नहीं मीडियन है। कहोगे हाँ। और आपको चित्र पता है कि मीडियन जो होती है पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस मीडियन को खींचने पर पूरा क्षेत्रफल जो है 2 बराबर भागों में बट गया होगा। कहोगे हाँ। अगर 2 बराबर भागों में बट गया है तो इसका मतलब यही है कि इस भाग का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इस भाग का क्षेत्रफल होगा। कहोगे हाँ। तो इस भाग का क्षेत्रफल है कितना है? कहोगे 1 यूनिट है। इस भाग का क्षेत्रफल भी 1 ही यूनिट होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में आ जाइए। आप इस वाले त्रिभुज में जाइए, ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, ए डी सी त्रिभुज में आप दोस्तों इस वाली रेखा को भूल जाइए।
तो आप अगर एडीसी त्रिभुज में देख रहे हैं तो आप एडीसी त्रिभुज में देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक है एजीसी और एक है डीजीसी। और एजीसी और डीजीसी दोनों एक ही रेखा पर स्थित है और एक ही शीर्ष से साझा करते हुए कहोगे हाँ। और जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर, और जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होते हैं एक ही शीर्ष को साझा करते हुए, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के आधारों का जो अनुपात है 2:1 है। क्या है? 2:1 है। तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 2:1 होगा। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 2 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट हो गया आधारों के अनुपात के अनुसार। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना होगा? 1 यूनिट है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 1 ही होगा हाँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, इस वाले आधार के अनुसार इस त्रिभुज के इस वाले आधार के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना होगा? 2 यूनिट है। क्या है? 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा? 2 यूनिट वास्तव में 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 2 यूनिट है। ये बात कंफर्म होगा कि भैया एजीसी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, बी शीर्ष से एक रेखा खींची गई थी जो एसी के मध्य बिंदु को मिल रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है और ये माध्यिका जो है एसी के मध्य बिंदु से मिली है को हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है? मिड पॉइंट है। एक बात बताइए, एजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं हाँ, तो एजीसी त्रिभुज में जी शीर्ष से और एसी के मध्य बिंदु को जी शीर्ष को एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है हाँ। तो ये जो रेखा है ये कुछ और नहीं, मीडियन है हाँ। और आपको अच्छे तरीके पता है कि मीडियन जो होती है किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींचने पर पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो एजीसी त्रिभुज में जी शीर्ष से मीडियन खींचने पर पूरा क्षेत्रफल, इस मीडियन ने पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा हाँ। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट होगा हाँ। तो अगर इस मीडियन को खींचा गया है तो पूरा क्षेत्रफल जो होगा एक यूनिट के हिस्से में बढ़ गया होगा हाँ। मतलब इस भाग का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट हो गया होगा और इस भाग का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट हो गया होगा हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींची गई, तीनों माध्यिका खींची गई, तो पूरा क्षेत्रफल जो है 6 बराबर भागों में बट गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 टुकड़े बने हैं और 6 टुकड़े का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है यहाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम माध्यिका खींचते हैं तो पूरा जो क्षेत्रफल होता है वो 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहीं से एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब किसी ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर मीडियन खींचा जाए तो वो माध्यिकाएं जो है पूरे क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें हमें समझ में आ गई। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहीं से एक कॉन्सेप्ट मैं और निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए जीबीसी का क्षेत्रफल कितना है? देखिए इस भाग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इस भाग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो जीबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है हाँ। इस वाली रेखा को मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। इस प्रकार देखा जाए तो जीबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 2 यूनिट है। ठीक है, एक बात बताइए, आप एबीजी त्रिभुज को देख रहे हैं हाँ। दोस्तों एबीजी का क्षेत्रफल कितना है? देखिए इस भाग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इस भाग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो एबीजी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वास्तव में 2 यूनिट है। मैंने इस भाग को मिटा दिया। ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? एजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखिए एजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो वास्तव में 2 यूनिट है। मैंने कहा कैसे बताया? देखिए इस भाग का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है और इस भाग का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है। तो इस प्रकार एजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है हाँ। मैं इस वाले भाग को भी मिटा दे रहा हूँ और इसका क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट लिख दे रहा हूँ हाँ। इसका भी क्षेत्रफल मैं 2 यूनिट लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है। इसका भी क्षेत्रफल मैं 2 यूनिट लिख दे रहा हूँ हाँ, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जब केंद्रक, ये क्या था बिंदु? ये केंद्रक था। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जब केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाया गया, तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जब केंद्रक को एक रेखा के द्वारा, जब केंद्रक को किसी रेखा के द्वारा तीनों शीर्षों को मिलाया गया तो क्षेत्रफल जो है पूरे 3 बराबर भागों में बट गया है यहाँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाने पर, रेखाओं के द्वारा मिलाने पर 3 भाग बने हैं और तीनों भाग का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है यहाँ। तो यहीं से दूसरा नियम निकल जाता है, यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि जब हम किसी त्रिभुज के यहीं से दोस्तों दूसरा नियम निकल जाता है कि जब हम किसी भी त्रिभुज में केंद्रक को त्रिभुज के तीनों
शीर्षों से मिलाते हैं तो वो केंद्रक जो होता है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांट देता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। देख लीजिए क्या लिखा है, वही जो मैं बता रहा हूँ वही चीज लिखा है। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक वह जादुई बिंदु होता है, जो त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात यदि हम केंद्रक को त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिला दें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। हाँ, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम किसी त्रिभुज एबीसी में केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिला देते हैं रेखा के द्वारा, तो केंद्रक जो है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी त्रिभुज एबीसी में यदि हम तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचते हैं तो वो माध्यिका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। और दूसरा बिंदु आपको याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के केंद्रक को त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिला दिया जाए एक रेखाओं के द्वारा, तो पूरे क्षेत्रफल को केंद्रक 3 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ये सारी चीजें हमें क्लियर है। आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी क्लियरिटी हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है यदि जी इसका केंद्रक है तो त्रिभुज जी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज जी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आकृति यहाँ पर बनाई गई है उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे दोस्तों आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति बनाने की कोशिश की है। हाँ कि ना? तो इस शीर्ष का नाम है P और इस शीर्ष का नाम है Q और इस शीर्ष का नाम है R। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ कह रहा है इस त्रिभुज का जो केंद्रक है वो G है। हाँ, कह रहा है जो केंद्रक है वो G है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज जी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज जी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में केंद्रक, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के केंद्रक को तीनों शीर्षों से रेखाओं के द्वारा मिलाया गया है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज में हम केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाते हैं, रेखाओं के द्वारा मिलाते हैं तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 3 बराबर भाग में बढ़ जाता है। हाँ, 3 बराबर भाग में बढ़ जाता है। हाँ, तो दोस्तों एक बात बताइए, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। मतलब तीनों बराबर, मतलब देखा जाए तो तीनों हिस्सों का क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हाँ, मतलब 3 बराबर हिस्सों का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, अगर 3 बराबर हिस्सों का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल, अगर देखो तीनों बराबर हिस्सों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसमें से प्रत्येक हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए अगर तीनों हिस्सों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है कुल मिलाकर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है जी क्यू आर जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल जो होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका भी क्षेत्रफल हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो आपको कोई रटने वाली चीज यहाँ पर रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है यदि त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है जहां G त्रिभुज ABC का केंद्र है। हाँ, कह रहा है कि तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपके सामने आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा है ये हमारा त्रिभुज, इस त्रिभुज का केंद्रक है और इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष जो है ये A है, ये वाला B है और ये वाला C है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल, कह रहा है यदि त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि यदि इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है जहां G त्रिभुज ABC का केंद्रक है। कह रहा है कि तब बताइए पूरे त्रिभुज
पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ। तो इस आकृति में हमें इसका इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है और कह रहा है कि बताइए इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एबीसी का जो केंद्रक है वो जी है और इस केंद्रक को त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिलाया गया है रेखा के द्वारा। और आपको अच्छे तरीके पता है कि जब किसी भी त्रिभुज के केंद्रक को त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिलाया जाता है तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। कभी हाँ 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है कभी हाँ। तो एक बात होती है, तीनों बराबर भागों में से देखा जाए तो एक भाग का क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक भाग का क्षेत्रफल तो 3 बराबर भागों में बढ़ गया है कभी हाँ। केंद्रक को जब शीर्ष से मिलाया गया तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 3 बराबर भागों में बढ़ गया कभी हाँ। तो एक बात होती है, उसमें से एक भाग का क्षेत्रफल अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीनों भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तीनों भाग का क्षेत्रफल जो होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, पूरे तीनों भागों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूं कि भैया पूरे त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो कुल मिलाकर कुछ और नहीं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों पहले मैं दूसरे तरीके से करता था लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी हाँ। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो हाँ अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक जो है जी है। क्या त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक जो है जी है। कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर का कुल क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब चतुर्भुज की GSQT का क्षेत्रफल क्या हुआ। चतुर्भुज GSQT का क्षेत्रफल क्या हुआ। हम कह रहा है कि जहां S और T क्रम से भुजाओं QR और PQ का मध्य बिंदु है। हम यहाँ QR और PQ का मध्य बिंदु है। हम यहाँ ठीक है। अब आइए तो हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इस शीर्ष का नाम है P और इस शीर्ष का नाम है Q और इस शीर्ष का नाम है R हो गया। और ये जो रेखा खींची गई है ये क्यूआर के भुजा S पर मिलता है। क्यूआर भुजा पर S बिंदु पर मिलता है कभी हम। इसी प्रकार ये जो इस वाली रेखा पर इसी प्रकार Q से जो रेखा खींची गई है वो वास्तव में U बिंदु पर मिलता है। PR भुजा पर स्थित U बिंदु से मिलता है कभी हम। इसी प्रकार R शीर्ष से जो रेखा खींची गई है सामने वाली भुजा पर R शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो रेखा खींची गई है वो वास्तव में T बिंदु से मिलता है PQ भुजा पर स्थित होगी हम। तो ये जो बिंदु है ये कुछ और नहीं है, ये केंद्रक है। हमें से कहकर दिया है केंद्रक है कभी हम, केंद्रक है कभी हम। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि P शीर्ष से Q शीर्ष से और R शीर्ष से जो रेखाएं खींची गई हैं वो वास्तव में केंद्रक से होकर गुजर रही हैं कभी। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं दोस्तों ये कुछ और नहीं माध्यिकाएं हैं कभी हाँ। क्योंकि आपको अच्छी तरीके पता है कि माध्यिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक से होकर जाती हैं कभी हाँ। अगर तो ये तीनों रेखाएं इस केंद्रक से होकर जा रही हैं तो ये रेखाएं कुछ और नहीं है माध्यिकाएं हैं त्रिभुज की। हाँ ठीक है, माध्यिकाएं हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है। हाँ कह रहा है जिसका केंद्रक G है। हाँ कह रहा है यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कह रहा है इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब बताइए GSQT का क्षेत्रफल क्या हुआ। मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, मतलब इस पूरे का त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं खींची गई हैं। हाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर माध्यिकाएं खींची गई हैं। और आपको अच्छे से पता है कि जब किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर माध्यिकाएं खींची जाती हैं तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है कभी हाँ। ठीक 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है कभी हाँ, 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है तो 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। हाँ तो इस पूरे का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। मतलब 6 बराबर भागों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हाँ तो अगर 6 बराबर भागों का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल वास्तव में 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमसे दो भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पहला भाग ये और ये दूसरा भाग ये दोनों भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक भाग का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दो भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दो भाग का क्षेत्रफल वास्तव में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
मतलब देखा जाए तो GSQT का क्षेत्रफल जो होगा, चतुर्भुज GSQT का जो क्षेत्रफल होगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों, इसी प्रकार हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक जी है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक जी है। कह रहा है और भुजा पी आर का मध्य बिंदु एम है। कह रहा है और भुजा पी आर का मध्य बिंदु एम है। हाँ, कह रहा है यदि त्रिभुज पी जी क्यू का क्षेत्रफल, कह रहा है यदि त्रिभुज पी जी क्यू का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर, तब पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तब पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम पी क्यू आर त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर बना लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले त्रिभुज में पी क्यू आर बना लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, और ये वाला शीर्ष जो है पी है, ये वाला शीर्ष जो है क्यू है, और ये वाला शीर्ष आर है। मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज हमारा पी क्यू आर त्रिभुज है। अब दोस्तों इस पी क्यू आर त्रिभुज का जो केंद्रक है, केंद्रक जो है वो जी है। क्या है? केंद्रक जो है जी है। मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक ये है। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है ये कुछ और नहीं, जी है। ठीक है, कर रहा है कि भुजा पी आर का मध्य बिंदु एम है। पी आर का मध्य बिंदु एम है। ये जो भुजा पी आर है इसका मध्य बिंदु क्या है? एम है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे हमसे क्या कर रहा है? कहोगे देखिए आगे हमसे कर रहा है कि यदि त्रिभुज पी जी को, पी जी क्यू का क्षेत्रफल, 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 कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी जी क्यू का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि यदि पी जी क्यू का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब बताइए पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हुआ? पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हुआ? हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि तब बताइए पी पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ, ठीक है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर, आइए दोस्तों हम यहाँ पर पी क्यू आर का, पूरे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो हमारे हमें पी आर, दोस्तों ये जो हमें मध्य बिंदु पी आर भुजा का एम दिया है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का जो केंद्रक है वो जी है, और इस केंद्रक को इस शीर्ष से भी मिलाया गया, इस शीर्ष से भी मिलाया गया है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इस केंद्रक को आर शीर्ष से भी मिला दे रहा हूँ। तो यहाँ आर शीर्ष से भी मिला दे रहा हूँ। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। और आपको चित्र ये बताया है कि जब जब किसी त्रिभुज के केंद्रक को उसके तीनों शीर्षों से मिलाया जाता है तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ तो एक बात बताइए, पूरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, इस केंद्रक तो आप देख रहे हैं कि इस केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाया गया है। हाँ, अगर त्रिभुज के केंद्रक को तीनों शीर्षों से मिलाया गया तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 बराबर भागों में बढ़ गया होगा। हाँ, तो इस दोस्तों इन तीनों भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए तीनों भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तीनों भाग का क्षेत्रफल वास्तव में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब पूरे त्रिभुज, मतलब ये जो पूरा त्रिभुज है पी क्यू आर, मतलब ये जो पूरा त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगा। तो ये जो हमें पी आर भुजा का मध्य बिंदु एम दिया था, इसका वास्तव में कोई रोल यहाँ पर नहीं था। इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं था। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम कुछ और यहाँ पर एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं सीडी और बीई एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं, तब त्रिभुज ओडीई और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ।
मान लीजिए दोस्तों ये वाला शीर्ष ए है और ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष जो है सी है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। हाँ, दोस्तों इस एबीसी त्रिभुज की जो सी, दोस्तों इस एबीसी त्रिभुज में, दोस्तों इस एबीसी त्रिभुज में सी शीर्ष से एक माध्यिका निकली है कभी, हाँ, जो एबी भुजा के मध्य बिंदु को एबी भुजा के मध्य बिंदु डी से टच कर रही है कभी, हाँ। इसी प्रकार तो बी से एक माध्यिका खींची गई है, इस त्रिभुज में बी से शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है कभी, हाँ, और वो जो बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है जो एसी के मध्य बिंदु ई से मिल रही है कभी, हाँ, ठीक है। दोनों माध्यिकाएं जो दोस्तों दोनों जो माध्यिकाएं सी शीर्ष से और बी शीर्ष से खींची गई जो माध्यिका है वो ई बिंदु पर मिलते हैं, जी बिंदु पर, हमने ओ बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को, ओ बिंदु पर काट रही है कभी, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, हाँ। तो ये क्या होगा, ये वास्तव में एबी का मध्य बिंदु है। ये क्या होगा, ये वास्तव में एसी का मध्य बिंदु है कभी, हाँ, एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। दोस्तों एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। दोस्तों सी शीर्ष से दोस्तों सीडी माध्यिका, एक सी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है सीडी। अब सी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है सीडी, सी शीर्ष से हमारी एक माध्यिका खींची गई है सामने वाली भुजा पर सीडी। तो ये जो डी होगा ये कुछ और नहीं है, एबी का मध्य बिंदु होगा कभी, हाँ। इसी प्रकार तो बी एक माध्यिका खींची गई थी एसी भुजा पर, तो ये जो ई बिंदु है ये कुछ और नहीं है, मध्य बिंदु है कभी, हाँ, मध्य बिंदु है, ठीक है। हमसे क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ओडीई कह रहा है, त्रिभुज ओडीई मतलब ये वाला कहोगे, हाँ, कह रहा है त्रिभुज ओडीई और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछना होगा। तो आइए दोस्तों हम अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अभी पता नहीं है, आगे हम समरूपता में ये चीज सीखेंगे। तो समरूपता में हम ये चीज सीखेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ माध्यिका से संबंधित, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो जब किसी त्रिभुज एबी जब दोस्तों किसी त्रिभुज के भुजा पर जब दोस्तों त्रिभुज के दो भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदु को किसी एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, तो वो जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जब दोस्तों किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, तो वो रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है, और तीसरी भुजा के आधी होती है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, तो ये जो रेखा होगी इस तीसरी भुजा, ये त्रिभुज एबीसी की तीसरी भुजा के समानांतर होगी, और इसकी जो लंबाई होगी ये इसकी लंबाई की आधी होगी। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई 2 यूनिट है तो इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट होगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये बात तो हमें क्लियर हो गई है कि ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर होगी, हाँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, हाँ, और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, हाँ। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समानांतर रेखाओं को ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ बनने वाला कोण और यहाँ पर अंदर की तरफ बनने वाला कोण बराबर होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये भी काट रही है, हाँ। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो अंदर के बनने वाले तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर की तरफ बनने वाले कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। मतलब देखा जाए तो अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 5 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, हाँ। और जब जब किन्हीं भी दो त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर तो इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, समरूप होंगे। और दोस्तों आपको अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे भी कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये समरूप है, हाँ। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इस और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, हाँ। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है कितना, क्या
तो दोस्तों अगर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो संगत भुजाओं का अनुपात मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं का दोस्तों संगत बात आती है कि संगत भुजाओं का अनुपात किसे कहते हैं। दोस्तों बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत कोण कहते हैं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, और ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज इसके बराबर होगा। हाँ, ठीक है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। इस वाले त्रिभुज में आइए दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में दिख रहा है कि इस भुजा के सम्मुख ये वाली भुजा जो है एक ही यूनिट है, और इस वाले त्रिभुज में दिख रहा है कि इस कोण के सम्मुख भुजा जो है 2 यूनिट है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो सम्मुख कोणों की भुजाओं का जो सम्मुख कोणों के दोनों त्रिभुज के सम्मुख कोणों की भुजाओं का जो अनुपात है, सम्मुख कोणों के भुजाओं का जो अनुपात है 1/2 है। हाँ, तो ये जो 1/2 है ये कुछ और नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात है। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात है। हाँ, दोस्तों संगत भुजाओं का तो अनुपात पता चल गया। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर तो इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। हाँ, मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 4 यूनिट होगा। क्या होगा? 4 यूनिट होगा। क्या होगा? 4 यूनिट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत गहराई से बताया है। जब मैं समरूपता सिखाऊंगा तो ये कोण वहां पर आपको बताऊंगा नहीं, ये सारे कोण आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी समरूपता के बारे में बताया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोण बनाकर दिखाया है। वहां पर जब मैं सिखाऊंगा तो ये सब कोण ओण गायब हो जाएंगे, सारे कोण ओण यहाँ पर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तब आप डायरेक्ट निकालोगे। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट है। हाँ, ये यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये माध्यिका थी, ये भी माध्यिका थी, और दोनों माध्यिका यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो है कुछ और नहीं, केंद्रक है। तो अगर इस केंद्रक को देखा जाए, इस केंद्रक से दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस केंद्रक को इस शीर्ष से मिला गया और इस शीर्ष से भी मिला गया। तो यहाँ अगर तो मैं इस केंद्रक को इस शीर्ष से भी मिला देता हूँ, ये शीर्ष से भी मिला देता हूँ, तो आपको कोई आपत्ति होगा नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं ये सब मिटा देता हूँ कोण, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मिला देते हो। हाँ, ठीक है, तो मैंने मिला दिया देखो, मैंने मिला दिया देखो। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, तो एक बात बताइए, और आप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब केंद्रक को हम तीनों शीर्षों से मिलाते हैं तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है पूरे 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस केंद्रक को इस शीर्ष से भी मिलाया गया, इस शीर्ष से भी मिलाया गया, इस शीर्ष से भी मिलाया गया है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 3 बराबर भागों में बढ़ गया होगा, 3 बराबर भागों में बढ़ गया होगा। तो एक बात बताइए, इस तीनों बराबर भागों में से देखा जाए तो एक भाग का क्षेत्रफल जो है, एक भाग का क्षेत्रफल 4 है, तो तीनों भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए तीनों भाग का क्षेत्रफल वास्तव में 12 होगा। मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 12 यूनिट होगा। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 12 यूनिट होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 12 यूनिट है। अगर तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1 यूनिट है और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 यूनिट है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो देखिए 1:12 है। क्या है? 1:12 है। क्या है? 1:12 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस हुआ हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब हम समरूपता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं वहां पर समझाऊंगा। ये सारे जो मैंने यहाँ पर कोण और बनाए हैं वहां पर गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर समरूपता के बारे में पहली बार जिक्र कर रहा था, इसलिए बनाना उचित था यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों आइए दोस्तों हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है वो 4:1:1 है। कह रहा है इसकी सबसे बड़ी भुजा और परिवृत्ति मतलब परिमाप होता है का अनुपात क्या होगा? परिवृत्ति मतलब परिमाप का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा और त्रिभुज के परिमाप का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। तो ये हमारा एक त्रिभुज है।
ठीक है। तो एक दोस्तों एक मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज ABC है, इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी, इस चीज का नाम है सी। ठीक है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है और उसके कोणों का अनुपात 4:1:1 है। मान लीजिए इस त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है 4:1:1 4:1:1 ठीक है। मान लीजिए इस त्रिभुज ABC, मान लीजिए इस त्रिभुज ABC के कोणों का जो अनुपात है 4:1:1 है। मतलब अगर इस त्रिभुज के कोण का जो वैल्यू है 4 यूनिट है, इस कोण की वैल्यू वास्तव में 1 यूनिट है, इस कोण की वैल्यू वास्तव में 1 यूनिट है और इस कोण की वैल्यू क्या है 1 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर इस कोण की वैल्यू 4 यूनिट है और इस कोण की वैल्यू 1 यूनिट है और इस कोण की वैल्यू 1 यूनिट है, तो तीनों कोणों का योग है कितना होगा? देखिए तीनों कोणों का योग वास्तव में देखा जाए तो 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट है। दोस्तों तीनों कोणों का योग क्या है? होगा 6 यूनिट है और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, मतलब 6 यूनिट बराबर है 180 के। हो गया 6 यूनिट बराबर है 180 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 30 डिग्री के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। तो कोण बी की वैल्यू कितनी थी? होगा 1 यूनिट की, और 1 यूनिट कितने के बराबर आ रही है? होगा 30 डिग्री की, मतलब ये वाला जो कोण है वास्तव में 30 डिग्री है। तो सी कोण की वैल्यू कितनी होगा? 1 यूनिट है। दोस्तों 1 यूनिट जो आ रही है 30 डिग्री के बराबर आ रही है, तो हाँ मतलब ये वाला जो कोण है हमारा 30 डिग्री है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री है, तो एक कोण कितना था? होगा 4 यूनिट था। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? होगा 120 डिग्री। मतलब ये वाला कोण जो होगा 120 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इस त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के ये वाले इस वाले कोण के बराबर होगा। और आपको अच्छे तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होती है तो उन कोणों के समूह भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन कोणों के समूह भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। अगर तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस कोण के समूह भुजा और इस कोण की समूह भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो हाँ मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये बातें समझ में आ गई? तो हाँ ये बात समझ में आ गई। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये दोनों जो समान भुजाएं थी, ये ए है, ए है। ठीक है। दोनों जो समान भुजाएं हैं वो ए है। मान लीजिए दोस्तों 120 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो बी है। ठीक है? अगर ना मानते हो तब भी चल जाएगा, अगर आप ना मानते हो तब भी चल जाएगा। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस और इस भुजा के बीच में बनने वाला कोण 120 डिग्री है और उसकी समूह भुजा जो है बी है। और इसी प्रकार देख रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं इस भुजा और इस भुजा का इस भुजा और इस भुजा के बीच में बनने वाला कोण 30 डिग्री है और इस भुजा के समूह जो भुजा है इस कोण के जो समूह भुजा है वो ए है। अगर दोस्तों इस भुजा और इस भुजा के बीच में बनने वाला कोण 120 डिग्री है और इसकी समूह भुजा बी है और इस भुजा के बीच में बनने वाला कोण 30 डिग्री है और इसकी समूह भुजा ए है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन 120 आपने नियम पढ़ा है। ठीक है। साइन 120 का साइन 120 का इसके समूह भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन 30 का इसके समूह भुजा के साथ होगा। साइन 30 का इसके समूह भुजा के साथ होगा। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो हाँ इस चीज के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू जो होती है बराबर होती है, चाहे मैं साइन 120 कहूँ चाहे साइन 60 कहूँ, बात एक ही होगी। ठीक है। तो ये वास्तव में साइन 100 दोस्तों ये जो साइन 120 लिखा है इसे हम साइन 60 भी कह सकते हैं, क्योंकि साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 120 की भी वैल्यू √3/2 ही होगी। तो मैं इसकी जगह √3/2 लिख रहा हूँ, √3/2 लिख रहा हूँ। ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और बी अपोन में है ये, को यहाँ बराबर का साइन लगाया तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, अपोन में ए लिख दिया। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। तो बी को मैं दोस्तों मैं बी को इधर लेके जा रहा हूँ। अगर तो मैं बी को इधर लेके जाता हूँ तो बी अपोन ए मिलेगा। तो यहाँ बी अपोन ए क्या आएगा? देखिए बी अपोन आएगा √3 अपोन ए, √3 अपोन ए आएगा, √3 अपोन ए आएगा। मतलब क्या होगा? मतलब देखा है तो अगर मैं तुलना करता हूं तो इसका मतलब यही है कि यदि b की वैल्यू वास्तव में √3 है तो a की वैल्यू वास्तव में 1 है। यहाँ ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर तुलना करता हूं तो b की वैल्यू क्या है? √3 है और a की वैल्यू क्या है? 1 है। a की वैल्यू 1 है। दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूं तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू √3 है। हाँ यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ। और दोस्तों ये जो b है इसकी वैल्यू क्या है? √3 है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये वाली भुजा हमारी √3 है, ये वाली भुजा हमारी 1 है और ये वाली भुजा भी 1 है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी भुजा वास्तव में BC है। सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है? BC है। सबसे बड़ी भुजा हमारी BC है।
आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा BC है, आखिर है कितनी? होगा √3 है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ये भुजा हमारी है 1 यूनिट है, और ये वाली भुजा हमारी 1 यूनिट है, और ये वाली भुजा हमारी √3 है। तो पूरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए, पूरे त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो 2 प्लस √3 होगा, 2 प्लस √3 होगा। हाँ, ठीक है, 2 प्लस √3 होगा। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी भुजा तो √3 है। आप मुझे बताइए, अगर सबसे बड़ी भुजा हमारी √3 है और त्रिभुज का परिमाप ये 2 प्लस √3 है, तो सबसे बड़ी भुजा का त्रिभुज के परिमाप के साथ अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी भुजा का त्रिभुज के परिमाप के साथ जो अनुपात होगा वो √3 अपॉन 2 प्लस √3 होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? होगा, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जब दोस्तों आप इसमें परफेक्ट जाओगे तो आपको समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? होगा, देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में शीर्षों से डाली गई ऊंचाइयां, कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में शीर्षों से डाली गई ऊंचाइयां H1, H2 और H3 है। मतलब कि शीर्ष से जो ऊंचाई लंब डाला गया है H1 है, और जो Q शीर्ष से लंब डाला गया है वो H2 है, और R शीर्ष से जो शीर्ष लंब डाला गया है H3 है। कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है, ये जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं सामने वाली भुजा पर PQR से, उनका जो अनुपात है 2:3:4 है। कह रहा है कि इस त्रिभुज की संगत भुजाओं PQ, QR और RP की लंबाई का अनुपात क्या होगा? लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर PQ, QR और RP की लंबाइयों का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है P है, और ये वाला शीर्ष Q है, और ये वाला शीर्ष R है। ठीक है, दोस्तों P शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा गया सामने वाली भुजा पर। ठीक है, शीर्ष लंब खींचा गया है, और ये शीर्ष लंब देख रहे तो PQR त्रिभुज की ऊंचाई देखो। तो ये जो हमारी ऊंचाई है, तो ये जो हमारी P शीर्ष से खींची गई ऊंचाई है, ये हमारी मान लीजिए H1 है। ठीक है, इसी प्रकार तो Q शीर्ष से हमारी एक शीर्ष लंब खींचा गया है, हाँ, PR भुजा पर। मान लीजिए ये जो ऊंचाई है, ये वास्तव में ये जो हमारा लंब खींचा गया है Q शीर्ष से, वो H2 है। इसी प्रकार R शीर्ष से एक लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर, हाँ, मान लीजिए ये जो लंब डाला गया है ये हमारा H3 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो हमारे तीनों शीर्षों से डाले गए लंब है, सामने वाली भुजा पर, इनका जो अनुपात है वो 2:3:4 है। मतलब अगर पहला लंब जो हमारा 2 यूनिट है, दूसरा लंब हमारा 3 यूनिट है, और तीसरा जो लंब हमारा है वास्तव में 3 यूनिट, तो 4 यूनिट है। मतलब अगर पहला लंब हमारा 2 यूनिट है, तो दूसरा लंब 3 यूनिट है, और तीसरा लंब हमारा 4 यूनिट है। यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई है। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाओगे तो बहुत तेजी से आप करोगे। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि PQ, QR और RP भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि PQ, QR और RP की लंबाइयों का अनुपात होगा। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इस वाले लंब को फिलहाल भूलिए और इस वाले लंब को फिलहाल भूलिए। आप ये वाला शीर्ष लंब ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस PQR त्रिभुज में R शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है। हाँ, अगर तो दोस्तों ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला वास्तव में हमारा, ये वाली जो भुजा होगी ये आधार कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। तो अगर ये वाली हमारी भुजा आधार है और ये वाली भुजा हमारी ऊंचाई है त्रिभुज की, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार यहाँ पर देखा जाए तो PQ है, और लंब हमारा जो है H3 है। और H3 की वैल्यू क्या दी गई है? 4 दी गई है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में ये होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, अब QR पे आते हैं। दोस्तों जैसे जो पूछा गया है उसी के रेफरेंस में आपको चलना है। हमसे पहले PQ पूछा गया था, तो पहले PQ वाले भुजा को आपको PQ वाली भुजा को पकड़कर क्षेत्रफल निकालना, जिससे आपको डायरेक्ट उत्तर मिले। ठीक है, आपको परेशानी ना हो। अब QR पे आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस PQR त्रिभुज में P शीर्ष से एक सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है। तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारी आधार कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज का
त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। हाँ, और किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर देखो ये हमारा आधार है और ये हमारी ऊंचाई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर अगर ये हमारा आधार है और ये वाली हमारी ऊंचाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार आधार क्यू आर इंटू H1 होगा। H1 क्या है, होगा 2 है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो इस वाले आधार और इस वाली ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगा। अब इसी प्रकार दोस्तों अब आइए पी आर वाली भुजा पर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पी आर वाली भुजा पर क्यू शीर्ष से एक शीर्ष लंब डाला गया है। तो ये वाली जो भुजा हमारी है आधार कहलाएगी और ये वाली क्या कहलाएगी, ये जो हमारी H2 है ये हमारी लंब कहलाएगी। इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस वाली आधार और इस वाली लंब के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस और इसके अनुसार देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 पी आर इंटू H2 होगा। H2 की वैल्यू क्या दी गई है, H2 की वैल्यू 3 दी गई है। ठीक है, तो ये भी वास्तव में पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कहोगे हाँ, तो तीनों स्थितियों में तो क्षेत्रफल बराबर होगा। कहोगे हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ, 1/2 से 1/2 कैंसिल सब जगह। कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप समानुपात अनुपात वाले चैप्टर में पहुंच गए, रेशियो वाले चैप्टर में पहुंच गए। तो हमें पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजाओं का अनुपात निकालना है। ये जो पी क्यू है और ये जो क्यू आर है और ये जो पी आर है, इनका अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको आसानी से निकालना आता होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे पी क्यू और क्यू आर और पी आर भुजा का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले मुझे इनके गुणांक में जो लिखी गई है राशियां, इनके गुणांक में जो राशियां लिखी गई है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 4, 2 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा 12। ठीक है, 12 आएगा। अब क्या करना होगा देखिए, पी अगर पी की वैल्यू निकालना है तो 4 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए तो आएगा 3। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा इसका। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये वास्तव में पी की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे क्यू आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2 से इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 6। मतलब क्यू आर की वैल्यू जो है 6 है। ठीक है, अब पी आर की अगर वैल्यू निकालना है तो 3 इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 4। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों 3, 6, 4, ये वास्तव में हमें ये कुछ और नहीं है, ये पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजा का जो अनुपात है, पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजा का अनुपात है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में हमें समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आप पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं क्रमशः, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं क्रमशः एबीसी है और शीर्ष ए से, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं क्रमशः एबीसी है और शीर्ष ए से सामने वाली भुजा ए पर एक माध्यिका खींची जाए तो ऐसी स्थिति में शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका जो है उसकी लंबाई 1/2 अंडर रूट 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगी। 2c स्क्वायर 1/2 अंडर रूट 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम इसे देखेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज ABC है। क्या है, एक त्रिभुज, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज हमारा ABC है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो मान लीजिए ए शीर्ष की जो सामने वाली भुजा है वो ए है और बी शीर्ष से सामने वाली भुजा जो है वो बी है और सी शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है सी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचता हूँ, माध्यिका M खींचता हूँ तो इस माध्यिका M की जो लंबाई होगी, 1/2 अंडर रूट 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगी। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है।
अगर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में ए की समभुजा ए है और बी की समभुजा बी स्मॉल बी है और सी की समभुजा स्मॉल सी है, और इस त्रिभुज एबीसी में अगर मैं शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका एम खींचता हूं, तो इस माध्यिका एम की जो लंबाई होगी 1/2 अंडर रूट 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगी। आखिर ये बात कहां से निकल कर आई है? आइए हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से हम एक माध्यिका एम खींचते हैं, तो उस माध्यिका की लंबाई 1/2 अंडर रूट 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगी। हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बना लिया। प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी के ए शीर्ष की जो समभुजा है वो ए है। ठीक है, और बी शीर्ष की समभुज जो भुजा है स्मॉल बी है, और सी शीर्ष की समभुज जो भुजा है स्मॉल सी है। क्या है? स्मॉल सी है। अब कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर मैं ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचता हूं, तो ये जो माध्यिका, अगर तो मैं ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचता हूं एम, तो ये जो माध्यिका है, ये जो हमारी ए शीर्ष से खींची गई माध्यिका है, इस माध्यिका ने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया हुआ। मतलब अगर ये वाला पूरा भाग हमारा ए यूनिट है, तो यहां से यहां तक भाग हमारा a/2 यूनिट हो जाएगा। यहां से यहां तक भाग हमारा a/2 यूनिट हो जाएगा, और यहां से यहां तक भाग हमारा a/2 यूनिट हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है, तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों और आगे आइए बढ़िए। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, अगर तो यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो देखिए ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री होता है, और उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी थीटा डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी 180 माइनस थीटा डिग्री की होगी। 180 माइनस थीटा डिग्री की होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये क्या मैंने किया है? अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक भुजा हमारी m है और ये वाली भुजा हमारी a है, a/2 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है हमारी इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है हमारी m है, और ये वाली जो भुजा हमारी a/2 है। हाँ, और इन दोनों की भुजाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा है, और उसके समभुजा c है। हाँ, अगर तो ये वाली भुजा हमारी m है और ये वाली भुजा हमारी a/2 है, और इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस थीटा बराबर जो होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस a इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2m a अपॉन 2 होगा। तो यहाँ a अपॉन, एक मिनट रुकिए, 2m a अपॉन 2 होगा। हाँ, m a अपॉन 2 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। तो ये बात आपको पहले ही पता होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाली भुजा हमारी m है और ये वाली भुजा हमारी a/2 है, और इनके बीच का बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस थीटा बराबर जो होगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस c स्क्वायर अपॉन 2m a अपॉन 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई है। तो मैं यहाँ पर काटा पीटी मजा लेता हूँ। 2 से 2 गया, हो गया। इसे भी अगर मैं ऊपर सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? देखिए, जब आप ऊपर सोल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा 4m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर ऊपर तो ये प्राप्त होगा, और नीचे आएगा 4, और 4 के मल्टीप्लाई में आएगा ma। हाँ, तो ये आएगा 4ma आएगा। और यहाँ इस प्रकार देख रहे हैं तो कोस थीटा बराबर आएगा 4m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर अपॉन 4ma आएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
इसी प्रकार दोस्तों और एम स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप इसी प्रकार दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, इसी प्रकार दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, एक मिनट रुकिए, और इसी प्रकार दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में आ जाइए। दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये वाली भुजा हमारी एम है और ये वाली भुजा हमारी A/2 है, और इनके बीच का बनने वाला कोण क्या है, 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ अगर तो ये वाली भुजा हमारी एम है और इनके बीच का बनने वाला कोण A/2 डिग्री है और A/2 है और इनके बीच का बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों cos 180 माइनस थीटा डिग्री, cos 180 माइनस थीटा डिग्री, cos 180 माइनस थीटा डिग्री बराबर जो होगा एम स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 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 टू टू एम एम टू एम इंटू A/2 को यहाँ A/2 आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ 2 से 2 कैंसिल, इसे भी सोल्व कर ले रहा हूँ। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 4m² हो गया, हाँ, यहाँ पर प्लस a स्क्वायर प्राप्त होगा, हाँ स्क्वायर प्राप्त होगा, माइनस 4b² होगा, हाँ -4b²। अपॉन क्या होगा देखिए, अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या होगा देखिए, अपॉन में आएगा 4ma, क्या आएगा 4ma आएगा, हो गया 4ma आएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, एक मिनट और रुकिए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू दिया है और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू दिया है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों की दोस्तों यहाँ पर मैं दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों cos थीटा की वैल्यू दिया है और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू दिया है, मैं दोनों को जोड़ दे रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो ये वाला जो टर्म है इधर जुड़ेगा, हो गया, ये वाला जो टर्म है इधर जुड़ेगा और ये वाला टर्म जो है इधर जुड़ेगा, हो गया। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप जोड़ोगे तो इधर आएगा, बाई साइड आएगा cos थीटा प्लस cos 180 माइनस थीटा आएगा, हो गया, cos 180 माइनस थीटा आएगा इधर, हो गया, यही तो आएगा, हो गया, हाँ यही है, यही चीज आएगा, ठीक है। अच्छा जब मैं उस साइड जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखिए दोनों का जब मैं इसको और इसको जोड़ोगे तो दोनों का हर सेम होने के कारण आपको हर को तो एक बार लिखना पड़ेगा और हर इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 4m² क्या आ जाएगा, देखिए 4m² जो होता है 8m² होता है, तो 8m² आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार तो एक स्क्वायर कितना आएगा, 2a² आ जाएगा, 2a² आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 4c² है, यहाँ पर माइनस का 4b² है, तो 4c² माइनस 4b² आएगा, माइनस 4c² माइनस 4b², ये मैंने गलती कर दिया था पूरा, ठीक है। अपॉन में क्या होगा देखिए, अपॉन में तो 2 अपॉन में 4ma आएगा, अपॉन में 4ma आएगा, 4ma लिखिए, 4ma लिखिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, तो इसकी जगह मैं माइनस cos थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ तो ये माइनस cos थीटा और cos थीटा मिलकर आपस में 0 हो जाएंगे, तो इस प्रकार मैं यहाँ पर cos थीटा और cos 180 माइनस थीटा को आपस में कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, हाँ। अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4ma क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4ma इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा और 0 हो जाएगा। इस प्रकार 8m² प्लस 2a² माइनस 4c² प्लस माइनस 4b² बराबर आएगा 0, हो गया, हाँ 4ma² प्लस 2a² माइनस 4c² माइनस 4b² बराबर आएगा 0, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, अगर तो मैं हर जगह से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 4m², यहाँ पर आएगा a², यहाँ पर आएगा 2c², यहाँ पर आएगा 2b² और 2 को अपॉन में भेजता हूँ तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो वास्तव में देखा जाए तो 4m² प्लस 2a² माइनस 4c² माइनस 4b² बराबर आएगा 0, होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4m² प्लस a² माइनस 2c² माइनस 2b² बराबर आएगा 0, हो गया, हाँ दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 4m² प्लस a² माइनस 2c² माइनस 2b² हो गया, बराबर 0 मिलेगा, और 2 को मैं भेज दूंगा 0 के अपॉन में, 0 में भेज दूंगा, 0 के अपॉन में भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, हाँ। इस प्रकार दोस्तों मुझे एक मिनट, अगर दोस्तों मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 ब्रैकेट में आएगा 4m² प्लस a² माइनस 2c² माइनस 4b² आएगा, और बराबर 0 आएगा। 2 को मैं अगर 0 के अपॉन में भेजता हूँ तो मुझे वास्तव में प्राप्त होगा 4m² प्लस a² माइनस 4c² माइनस
माइनस टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर हो गया बराबर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये जो माइनस माइनस टू सी स्क्वायर इधर प्राप्त होगा और माइनस टू बी स्क्वायर प्राप्त होगा और इधर हमारा ए स्क्वायर प्राप्त होगा, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। इस प्रकार मुझे 4m स्क्वायर बराबर आएगा, 4m स्क्वायर बराबर मुझे प्राप्त होगा, 4m स्क्वायर बराबर आएगा टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्राप्त होगा। यहाँ से अगर दोस्तों मैं m की वैल्यू निकालता हूँ, तो अगर मैं m की और को अपने भेजकर उसके बाद m की वैल्यू निकालता हूँ, तो m की वैल्यू निकल कर आएगी 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल कर आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस m की वैल्यू, ये जो माध्यिका हमने m खींची थी, इसकी वैल्यू जो आ रही है निकल कर 1/2 अंडर रूट टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल कर आ रही है। अब तो यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी सी है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए की समभुजा ए है और बी शीर्ष की समभुजा बी है और सी शीर्ष की समभुजा स्मॉल सी है और शीर्ष ए से एक माध्यिका m खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस माध्यिका की जो लंबाई होगी 1/2 अंडर रूट टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक होगी, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सही से मैं अरेंज नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा बैठ रहा था, इसलिए सही से अरेंज नहीं हो पाया। तो इससे आपको कोई नहीं, केवल आपको मेथड सीखना है कैसे ये निकल कर आया है। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष की समभुजा ए है, स्मॉल बी की शीर्ष की समभुजा स्मॉल बी है और सी शीर्ष की समभुजा स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में ये शीर्ष से खींची जाने वाली माध्यिका m की जो लंबाई होगी तो देखो टू सी अंडर रूट टू सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन में ले लेते हैं, जिससे और सारी क्लियरिटी आ सके, अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ सके। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, समय नहीं लगना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या करेगा, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर एबीसी बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। तो मान लीजिए इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी, इस चीज का नाम है सी। ठीक है, कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है एबीसी, इसकी जो भुजा है 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए वाली भुजा 9 है, ये वाली भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो हमें ये नहीं पता कि इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा तो किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो सबसे बड़ा कोण होता है और किसी त्रिभुज की सबसे छोटी वाली भुजा के सामने वाला जो कोण होता है सबसे छोटा कोण होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटी जो भुजा है ये वाली है, तो ऐसी स्थिति में इसके सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे छोटा कोण होगा। हाँ, ये वाला जो है हमारा सबसे छोटा कोण होगा। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सबसे छोटे कोण से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। मतलब इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। मान लीजिए इसकी लंबाई m है, तो इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, मतलब इस माध्यिका की इस m की लंबाई हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम शीर्ष ए से एक माध्यिका m खींचते हैं, तो उस माध्यिका की जो लंबाई होती है 1/2 टू सी स्क्वायर 1/2 प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होती है। ठीक है, जहां पर तो ये जो हमारी भुजा है, इस शीर्ष की जो सामने वाली भुजा है वो सी है और इस शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है बी है, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा क्या है हमारी ए है। मैं यहाँ पर सारी वैल्यू रख देता हूँ। 1/2 टू सी स्क्वायर, सी का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 81 आएगा। 81 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 162 आएगा। 162 आएगा। टू सी स्क्वायर में टू बी स्क्वायर को जोड़ना है, बी स्क्वायर क्या होगा, देखिए 49 होगा। 49 का अगर मैं दुगुना करता हूँ तो आएगा 98। तो अगर मैं टू सी स्क्वायर में टू बी स्क्वायर जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए जब आप जोड़ोगे तो 8 2 10 की वहां से लगेगी 6 9 15 15 16 86 लगेगी 260 है। 260 है, ठीक है 260 है। हाँ, तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ 260। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 16 है। ठीक है, लिख दिया।
यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों एक बात बताइए, 260 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी घटाता हूँ तो आएगा 244 को भी, ठीक है 244 आएगा। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ तो 1/2 अंडर रूट 244 आएगा, अंडर रूट 244 आएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को 1/2 जो बाहर निकल कर आया है इसे मैं अंदर लेके जाता हूँ। अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये अंदर रूट के अंदर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 244 अपॉन 4। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा अंडर रूट, क्या आएगा अंडर रूट अंडर रूट। इस प्रकार देखा जाए तो इस खींची गई माध्यिका की जो लंबाई होगी, ये शीर्ष से जो खींची सबसे छोटे कोण से खींची गई सबसे छोटे कोण से खींची गई माध्यिका की जो लंबाई होगी अंडर रूट 61 होगी। क्या होगी अंडर रूट 61 होगी, अंडर रूट 61 होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है कि और तेजी से कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तेजी से करना है तो आप कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए, इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को जोड़कर गुना कर दीजिए। तो 81 आया कहोगे, हाँ 81 आया इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा 14 आया। दोनों को मैंने जोड़ा और दुगुना कर दिया, 8 4 12 13, 13 का 130 का अगर मैं दुगुना करता हूँ तो 260 है, 260 260। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर सामने वाली भुजा का स्क्वायर कर देना है। जहां से माध्यिका खींची गई है उसका स्क्वायर करके घटा देना है। जहां से माध्यिका खींची गई है, जिस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींची गई है उसका स्क्वायर करके घटा देना है। तो घटाता हूं तो आएगा 16। तो ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आनी थी उसकी वैल्यू मिल जाएगी, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 444। हाँ, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही थी उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये रूट की वैल्यू है। हाँ, ये वास्तव में रूट की वैल्यू है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये रूट के अंदर वैल्यू जो आ रही थी उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इस पर ये जो वैल्यू निकल कर आई है इस पर रूट लगाना है, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसे सोल्व कर लीजिए और जो आएगा वही हमारा इस माध्यिका की लंबाई होगी, तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो अंडर रूट 61 आएगा। मतलब इस माध्यिका की जो लंबाई है वो कुछ और नहीं, अंडर रूट 61। इस प्रकार आप तेजी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब माध्यिका खींची गई है, ठीक है, उसके बगल वाले, ठीक है, माध्यिका दोस्तों जिस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींची गई है उस माध्यिका के बगल वाले दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग का दुगुना करना है, स्क्वायर का योग का दुगुना कर देना है स्क्वायर के योग का दुगुना कर देना है। अब क्या करना है, जिस पर माध्यिका खींची गई है उसका स्क्वायर घटा देना है योग में दुगुने में से, तो घटाया 244 आ गया। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रूट लगा लेना और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको माध्यिका की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, 2 चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको घबराना नहीं है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा पर कह रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। हाँ भैया, तो यहाँ पर आराम से आप पता कर सकते हो कि वास्तव में किस शीर्ष से खींचा गया है कहोगे हम। लेकिन अगर कोण कहता तो वहां पर दिक्कत होता, लेकिन पहचानते कैसे कहोगे, देखिए सबसे बड़ा कोण अगर हमसे कहता कि सबसे बड़ी कोण से खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो हमें ये समझना होता कि ये सबसे बड़ा कोण वही होगा, सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने वाला होगा कहोगे। हाँ, तो ये बातें समझना होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 9, 12, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। तो ये हमारा एक त्रिभुज है दोस्तों, मान लीजिए इस त्रिभुज की, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, और मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष हमारा सी है, ठीक है। मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाली जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है, ये वाली जो है 12 सेंटीमीटर है, ये वाली जो है हमारी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि सबसे बड़ी जो भुजा है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है इस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। हाँ, दोस्तों इस पर जो सबसे बड़ी भुजा पर जो माध्यिका खींची गई होगी वो इस शीर्ष से खींची गई होगी, तो ठीक है, ये शीर्ष से खींची गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
तो आप मुझे बताइए ये जो माध्यिका खींची गई है सबसे बड़ी भुजा पर जो माध्यिका खींची गई है ए शीर्ष से, उसकी लंबाई क्या होगी? क्योंकि देखिए मान लीजिए इसकी ये जो माध्यिका खींची गई है सबसे बड़ी भुजा पर ये शीर्ष से, इसकी लंबाई m है। तो देखिए किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका की जो लंबाई होती है 1/2 अंडर रूट 2c² प्लस 2b² माइनस a² होती है। जहां पर C और B² वास्तव में कुछ और नहीं है, माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का स्क्वायर है। क्योंकि हाँ, जहां पर C वास्तव में C² और B² कुछ और नहीं है, माध्यिका के दोनों ओर वाली भुजाओं का स्क्वायर है, और जो A² है वो सामने वाली जिस पर माध्यिका खींची गई है उसका स्क्वायर है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर इस माध्यिका की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर वास्तव में देखा जाए तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, अगर तो मैं यहाँ पर इन दोनों में से 2 कॉमन लेता हूँ तो हमें वास्तव में दिख रहा है कि माध्यिका के दोनों ओर भुजाओं के स्क्वायर का हमें दुगना निकालना है। क्योंकि अगर तो मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो हमें क्या निकालना है, माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का स्क्वायर ही तो निकालना है। क्योंकि हाँ, तो माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का स्क्वायर का दुगना क्या होगा? दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो हमें माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं के स्क्वायर का दुगना निकालना है। क्योंकि हाँ, तो आप मुझे बताइए माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का स्क्वायर का दुगना क्या होगा? देखिए माध्यिका के दोनों ओर स्थित भुजाओं का जो स्क्वायर है वो वास्तव में 44 और 81 है, और उनका योग वास्तव में 5 8 4 12 13 3 हाथ से लगे 1 235 से क्या है 200 अच्छा 8 4 12 होता है 225 से होगा 225 से। ठीक है, और इनका दुगना क्या होगा? देखिए अगर आप दुगना करते हो माध्यिका के दोनों ओर भुजाओं के स्क्वायर के योग का आप दुगना करते हो तो आएगा 450। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू आ गई। क्योंकि हाँ, अब इसकी वैल्यू में से हमें क्या है, जिस पर माध्यिका खींची गई है वो घटाना है। क्योंकि हाँ, तो अगर मैं जिस पर माध्यिका खींची गई है अगर मैं उसका स्क्वायर घटाता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए उसका स्क्वायर जो होगा, जिस पर माध्यिका खींची गई है उसका स्क्वायर जो होगा 225 होगा। जब आप घटाओगे तो 225 निकल कर आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है? 225 निकल कर आई है। 1/2 वैसे रहेगा और अंडर रूट 225, और 225 का वर्गमूल क्या होता है? देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुल मिलाकर 15 आ गई। अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 7.5, मतलब सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की जो लंबाई होगी 7 क्या होगी 7.5 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट अप्रोच करने का, वो चीजें यहीं पर लागू यहाँ पर मैंने करके दिखाई दी। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीज समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन को मात्र देख कर ये बता सकते थे कि माध्यिका की लंबाई क्या होगी। जो जिस प्रकार से पूछा गया है उस प्रकार से आप देख के ही बता सकते हो। कैसे? दोस्तों एक बात बताइए आपको ये देखकर किस प्रकार का त्रिभुज महसूस हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये वाली भुजा 9 है और ये वाली भुजा 12 है और ये वाली भुजा 15 है। इस प्रकार देखा जाए तो ये तो मुझे समकोण त्रिभुज प्रतीत हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं की लंबाई देखकर मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ये वास्तव में हमारा समकोण त्रिभुज है। ये तो बात चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। हाँ, तो अगर ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है तो ये कुछ और नहीं है, कर्ण है, मतलब हाइपोटेन्यूस से होगा। और कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों हमसे इसी माध्यिका की तो लंबाई पूछ रहा है जो हम 90 डिग्री समकोण से सामने वाली भुजा पर, मतलब कर्ण पर डाले गए माध्यिका की लंबाई, खींची गई माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण से मतलब 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर खींची गई, मतलब हाइपोटेनियस पर खींची गई, मतलब कर्ण पर खींची गई माध्यिका की जो लंबाई होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो अगर समकोण मतलब 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर, मतलब कर्ण पर माध्यिका खींची गई है, ये वाली माध्यिका खींची गई है, तो इस माध्यिका की जो लंबाई होगी इस कर्ण की आधी होगी। मतलब देखा जाए तो इस माध्यिका की लंबाई वास्तव में 7.5 होगी। 7.5 बोलो हाँ कि ना पाओगे? हाँ, इससे आपके एक तीर से 2 निशाना लगे। ठीक है, आपको ये भी सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और इस चीज को मैंने पहले भी करवाया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजाएं एक्स वाई बराबर है 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है वाई जेड जो है 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक्स जेड जो है 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि एक्स एम माध्यिका है और बिंदु सी इस त्रिभुज का केंद्रक है तो रेखाखंड एक्स सी की लंबाई क्या होगी? एक्स सी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बना देता हूँ।
जैसी आकृति में यहाँ पर दिखाया गया है वैसा ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस आकृति में ये वाला जो शीर्ष है x है, ये वाला शीर्ष y है और ये वाला शीर्ष z है। हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ ये x शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है m माध्यिका खींची गई है, x शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है xm को भी, हाँ xm एक माध्यिका खींची गई है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज XYZ का एक केंद्रक है C, और ये जो केंद्रक होगा हमें पता है कि यह माध्यिका पर स्थित होगा। हम मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है C। ठीक है, कह रहा है कि रेखाखंड XC की लंबाई क्या होगी, ये जो हमारा खंड है इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस माध्यिका XM की लंबाई बता दीजिए क्या होगी। तो देखिए इस त्रिभुज XYZ में देखा जाए तो ये वाली जो भुजा है हमारी 18 है, मैंने कहा हाँ। तो देखिए ये वाली जो भुजा हमारी है ये 24 है, को भी हाँ ये वाली भुजा हमारी 24 है। ठीक है, ये वाली जो भुजा हमारी है 30 है, 30 है। ठीक है, 30 है। दोस्तों जो आपको फॉर्मूला जो दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप उस कॉन्सेप्ट से बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उस कॉन्सेप्ट से बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, आप ये वाली भुजा देख रहे हैं 18 है, ये हमारी 24 है, ये वाली 30 है। ठीक है, आप मुझे देखकर बताइए भुजाओं के अनुसार कि ये किस प्रकार का त्रिभुज को। देखिए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो इस प्रकार दिख रहा है कि जबकि यहाँ पर दिख रहा है कि 3 4 5, मतलब देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 में होती है। कभी हाँ, तो मतलब ये कुछ और नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है। कभी हाँ, तो इस दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण और ये वाली जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा है। कभी हाँ, मतलब ये कुछ और नहीं है, समकोण त्रिभुज की कर्ण है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कभी हाँ, और कर्ण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। हाँ, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। है तो इस 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर मतलब कर्ण पर माध्यिका खींची गई है को यहाँ, और उसी माध्यिका की लंबाई निकालने को यहाँ। तो आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की जो लंबाई होती है वो कर्ण की आधी होती है। कर्ण कितना होगा, कर्ण हमारा 30 है। तो इस माध्यिका की इस खींची गई माध्यिका XM की लंबाई जो होगी वास्तव में 15 होगी। क्या होगी, 15 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है को हाँ, मतलब इसकी लंबाई को मिलाकर 15 है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, ये केंद्रक है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2 अनुपाते 1 1 बढ़ता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है। इस प्रकार देखा जाए तो माध्यिका की लंबाई हमारे अनुसार 3 यूनिट है को, लेकिन अभी तो हमें पता चला है कि भैया माध्यिका की लंबाई तो 15 है को, मतलब 3 यूनिट बराबर है 15 की। तो 1 यूनिट बराबर कितने की, 1 यूनिट वास्तव में 5 के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। 1 मिनट जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 यूनिट किसको करेगा, 2 यूनिट वास्तव में 10 को करेगा। क्या करेगा, 10 को करेगा। मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा है एक्ससी खंड है जो है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये जो हमने ये माध्यिका निकाली है 15, ये आप उसका प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर तो इसी समकोण त्रिभुज में इस वाली भुजा पर माध्यिका खींची गई होती तो हम इस प्रकार नहीं निकाल सकते हैं, इस प्रकार नहीं निकाल सकते हैं, हम इस प्रकार नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, दीजिए आज के लिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।